Unacademy. Let's crack it. हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं रेवेश सिंह आपका मुखर्जी नगर स्थित अनअकैडमी के हिंदी ऑफलाइन सेंटर में स्वागत करता हूं। इस चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद और आशा है कि आपने ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो। अभी पहले मैं आपको आज का क्लास शुरू करने के पहले एक चीज़ दिखाऊं कि हमारा जो जनरल स्टडीज़ का ऑफलाइन सेंटर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये मेरी टीम को आप देख सकते हैं, ये मेरी टीम है। ये 28 अगस्त से जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और इन छात्रों और साथ साथ आप सबों के कैरियर, आपके तैयारी को ध्यान में रखकर यह एनसीईआरटी कक्षा सीरीज चलाई जा रही है। आशा है आपको पसंद आ रहा हो। इसके साथ साथ जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच के साथ साथ हमारा ऑप्शनल का प्रोग्राम एंड कोर्सेस भी लॉन्च होने जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। इसमें 15 अगस्त का ऑफर भी है। आप सारे फैकल्टीज़ के फोटोग्राफ और उनका नाम देख सकते हैं। इनके द्वारा हिस्ट्री, रजनीश सर, अतुल लोहिया सर लोक प्रशासन, संजीव श्रीवास्तव सर भूगोल और दीपक सर राजनीति विज्ञान, इन 4 ऑप्शनल की कक्षाएं लेंगे। आप आइए, इससे जुड़िए, और आप इनरोल करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप कॉल भी कर सकते हैं, सेंटर पे आके विजिट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल की कक्षाएं 31 अगस्त से प्रारंभ हो रही हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने कार्यक्रम पर। जैसा कि पता है, हम 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी की चर्चा कर रहे हैं और आज इसका 5वां क्लास है, लेसन 5 यहाँ पे हाईलाइट किया गया हुआ है। और कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि सर, क्लास रोज अपलोड नहीं होता है। तो आपकी सूचना के लिए बता दें कि इकोनॉमी के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, सारी कक्षाओं के लेक्चर्स चल रहे हैं सीरीज। तो रोज सब डाला भी अगर जाए तो आप सब नहीं देख पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट का वीक में कुछ दिन शेड्यूल किया गया है। उसमें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का 2 दिन है। मंडे को शाम में 4 बजे और थर्सडे को शाम में 7 बजे आपको 2 दिन मेरा वीडियो मिला करेगा, जो कि 9th क्लास के एनसीईआरटी को कवर कर रहा है। ठीक है, और आप जो फीडबैक देते हैं या आप जो क्वेरी पूछते हैं, जो सवाल पूछते हैं या अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उन सभी को मैं पढ़ता रहता हूँ और समय समय पर मैं उचित जवाब भी देता रहता हूँ, जो शायद आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब उन क्वेरीज के माध्यम से कुछ चीज़ें हमें पता चली जो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये कि क्या ये वही रमेश सिंह है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 9th क्लास के सीरीज में 8 लेसन है। ठीक है, बुक में 4 अध्याय है, उसको हमने 8 लेसन्स में डिवाइड किया है। हर अध्याय में 2 लेसन। हमने अब तक 2 अध्याय को कवर कर दिया है 4 लेसन्स में। आज आपका तीसरा अध्याय का पहला पार्ट है। थर्सडे को आपको मिल जाएगा तीसरा अध्याय का दूसरा पार्ट, मतलब कि लेसन 6। ठीक है, हम डिटेल दे दिए हैं आगे, चिंता मत करें। तो आपको बता दें कि पहले और दूसरे लेसन में हमने स्पष्ट बताया था शुरू में ही कि आप सही समझे, मैं वही रमेश सिंह हूँ जिसने एक इंडियन इकोनॉमी नाम की किताब लिखी है। ठीक है, जो हिंदी में भी है और मराठी में भी, जल्दी ही वो तेलुगु तमिल में भी आने वाली है। तो पुनः आपके इच्छा को पूरा करते हुए हम दिखा दें कि सही आप समझे, मैं वही रमेश सिंह हूँ जिसकी शायद ये किताब आपके पास हो, चांस है। हाँ, आप शायद खरीदे हो या नया संस्करण
इस किताब का है 15th एडिशन 2023-2024। ठीक है, हम वही हैं सबसे पहली बात। दूसरा ये कि जैसा कि आपको पता है ये जो कक्षाएं आयोजित की जा रही है एनसीईआरटी की, इस पे बेस्ड हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट भी ले रहे हैं अपने ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो आप में से कुछ की इच्छा है जो कि ऑफलाइन कोर्स में दाखिला नहीं लिए हुए हैं कि सर वो टेस्ट हम लोगों को भी उपलब्ध करा दीजिए। तो ऐसा है कि सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। अभी तक जो प्लान है उसमें टेस्ट यहाँ अपलोड करने की बात नहीं है, लेकिन हमने इसकी सूचना टीम हेड को दे दी है। जो टीम है इससे विचार विमर्श कर रही है, देखते हैं कि उनकी सलाह क्या आती है। अगर सलाह है पॉजिटिव कि हाँ उन्हें भी इन टेस्ट को उपलब्ध करा दिया जाए, तो क्लास में जो छात्र हैं वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, उसका मूल्यांकन होगा, अंक दिया जाएगा। फिर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होगा इस किताब पे बेस्ड, उसके आंसर्स का इवैल्यूएशन होगा, उनको मार्क्स दिए जाएंगे। और हम हर टेस्ट के बाद यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस करते हैं जिसमें स्टूडेंट के रैंक आते हैं, उसमें प्राइज उनको दिया जाता है, उनका इनकरेज करने के लिए, उनमें प्रतिस्पर्धा कायम करने के लिए और इनकरेज करने के लिए कि काम करें, पढ़ें, लिखें और टेस्ट में भागीदारी करें। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी जो इच्छा है कि टेस्ट आपको उपलब्ध कराई जाए, तो टेस्ट उपलब्ध कराने भर से सिर्फ नहीं होता, आपके टेस्ट को कोई इवैल्यूएट करे, आपको सही आंसर का मूल्यांकन करे और आपको सटीक उत्तर क्या होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये भी बतलाए। तो थोड़ा इंतजार करिए और आप अपने सवाल, अपने क्वेरी लगातार पूछ सकते हैं और हम उसका उत्तर देते रहेंगे। आइए आज हम अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है इकोनॉमिक्स की 9th स्टैंडर्ड की, उसमें हम अपने लेसन 5 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले ही स्लाइड पे हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जिसको जरा गौर से पढ़िए कि कक्षा 9 के अध्याय 3 जिसका टाइटल है निर्धनता एक चुनौती की चर्चा 2 लेसन्स में की जाएगी। जहां पहले आज के लेसन 5 में निर्धनता रेखा एवं अनुमान की, वहीं दूसरे अगले लेसन 6 मतलब कि आने वाले थर्सडे को ये वीडियो आपको मिल जाएगा शाम को 7 बजे में निर्धनता निरोधी उपाय एवं भावी चुनौतियां की चर्चा करेंगे। ये है, ठीक है, ये है टाइटल कि पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी को मेजर करने का क्या तरीका है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है निर्धनता रेखा एवं निर्धनता का अनुमान। ये एक चैप्टर है एनसीईआरटी के 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी ए चैलेंज। ठीक है, और हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारा क्लास मूलतः इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी पे बेस्ड है। आप जान के शायद परेशान हैरान भी होंगे कि न सिर्फ इंग्लिश और हिंदी माध्यम में फ़र्क है, त्रुटियां हैं, मिसिंग कंटेंट है, बल्कि इस चैप्टर में इंग्लिश में दूसरी ही चीज़ें लिखी हुई हैं और हिंदी में दूसरी ही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, शायद आप कभी कंपेयर करके नहीं पढ़ते तो आपको पता नहीं चलता। और जैसा कि पता है आपको, ये पहली बार है कि हम कहीं एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी तो हम देखे हुए हैं ही, अब इस बार चूंकि मौका मिला है आपके आमने सामने आने का, तो आप एनसीईआरटी के अंदर की कहानी भी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी इंग्लिश और हिंदी में कंटेंट भी सेम नहीं है, कई जगह एरर तो है ही, इंग्लिश में कुछ है, हिंदी में कुछ है, डाटा अलग है, ईयर अलग है, इसके साथ साथ कंटेंट भी अलग है कंप्लीट। ठीक है, शायद ये सब बात आपको नहीं पता होगा क्योंकि एनसीईआरटी क्लास कई जगहों पे अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूट्स ही पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे भी हमने सुना है कि बहुत सारा
एनसीईआरटी बेस्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसका फ़ायदा छात्र उठाते रहते हैं। एक कोर्स मेरा भी है बाय द वे, ठीक है। फ़ायदा कितना हो रहा भी है कि नहीं, ये असेसमेंट सिर्फ आप कर सकते हैं, ये जजमेंट सिर्फ आप दे सकते हैं। हमसे जो बन पड़ रहा है आपके काम का चीज़ आपको हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम कक्षा 9 के 3rd चैप्टर का, जो कि पॉवर्टी ए चैलेंज का 2 पार्ट है, जिसमें पहले पार्ट की चर्चा आज करते हैं, निर्धनता रेखा एवं अनुमान, ठीक है। ये हमारा डिस्कशन का मुद्दा है आज का, ठीक है। पॉवर्टी वर्ड से आप अवगत हैं, गरीबी शब्द से आप अवगत हैं, ठीक है। लेकिन जरा देखें कि सिविल सेवा की परीक्षा के दृष्टिकोण से एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड गरीबी जो अवधारणा है, हाउ डज इट टच इट, इसको कैसे छूता है, ठीक है। एनसीईआरटी कहता है, पहला ही लाइन है इस चैप्टर का, कि स्वतंत्र भारत की एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है, इंडिपेंडेंट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, ऐसे कहाता है, सर्वाधिक कठिन चुनौती है, अमॉन्ग द हार्डेस्ट चैलेंजेस which independent India is facing or was facing or it might be facing in future। समझ में आ गया। अब यहाँ पे गांधी का एक कोट मिलेगा आपको, कि महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मानवीय व्यथा मतलब ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी ने गरीबी को थोड़ा बड़े अर्थों में उठाया है, जिसे कहते हैं ह्यूमन सफरिंग। जैसे आप पॉवर्टी का बात तो जानते हैं, पॉवर्टी का गरीबी रेखा का अनुमान भी जानते हैं, गरीबी रेखा भारत का है क्या ये भी जानते हैं, लेकिन क्या आप मानवीय गरीबी की बात जानते हैं, जिसे ह्यूमन पॉवर्टी कहते हैं? यस, आज हम गरीबी को दूसरे तरीके से परिभाषित करने की ओर अग्रसर हैं, और इस कक्षा के एनसीईआरटी पुस्तक ने अध्याय के अंत में इस बात के तरफ संकेत दिया है कि क्या समय आ गया है कि हम गरीबी को थोड़ा ज़्यादा विस्तार से परिभाषित करें। वो ज़्यादा से विस्तारित परिभाषा देने का जो कारण है, वो कारण महात्मा गांधी पकड़ लिए थे। वो बोल रहे हैं ह्यूमन सफरिंग। कि गरीबी का जो जनरल अनुमान है वो भोजन की व्यवस्था करने तक सीमित है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जिस व्यक्ति के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही है, वो व्यक्ति शिक्षा कैसे ले रहा होगा? क्या स्वास्थ्य की उचित देखभाल उसकी हो पा रही होगी? क्या उसे आवास है? क्या उसे वस्त्र है? ये है गरीबी का मानवीय परिभाषा, जिसे ह्यूमन पॉवर्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस पे अर्थशास्त्रियों ने, सामाजिक वैज्ञानिकों ने काफ़ी सारा काम किया है। इस दिशा में विश्व अग्रसर होने की कोशिश कर रहा है, या कहें कि ये प्रक्रिया जारी है, ठीक है। तो गरीबी स्वतंत्र भारत के सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है, और गांधी का मानना था कि भारत सही मायने में स्वतंत्र तभी होगा जब यहाँ का एक एक व्यक्ति मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। ह्यूमन सफरिंग में सिर्फ भोजन नहीं आता, इसमें और भी चीज़ें आती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वस्त्र, ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो गरीबी एक बड़ी अवधारणा बन जाता है, जिसे हम ह्यूमन पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। गांधी पॉवर्टी के बदले सफरिंग की बात बोलते हैं, कष्ट, दुख, व्यथा, ठीक है, इस सेंस में कहते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी शुरुआत ऐसे होता है इस चैप्टर का। अब ये जरा देखिए कि एवरीडे लाइफ में आप
दैनिक जीवन में हम रोज ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं, गरीब हैं। ठीक है, देख कहीं पता चल जाएगा। आप चौराहे पे गए, कोई आपसे भीख मांगने आ गया, बाबूजी खाने के लिए पैसा दे दो, ये दे दो। कोई महिला है, उसके बस गोद में एक बच्चा है, वो मांग रही है कि सुबह से खाए नहीं या 2 दिन से खाए नहीं, बच्चा दूध नहीं पिया। ये कौन हो सकते हैं? ये गरीब हैं। ठीक है, वो सही में गरीब हैं कि नहीं है ये छोड़िए, वो जो पिक्चर आप देखते हैं पता चलता है। फटे पुराने चित्रों में घूमते हुए लोग, सड़क के पैदल चलते हुए लोग, भागा भागी करते हुए लोग, मजदूर जो किसान कृषि क्षेत्र में मजदूरी कर रहे हैं, शहरों में जो बेरोजगार लोग हैं, शहरों में जो कामगार, बहुत सारे लोग हैं जिनको देखते ही हमको लग जाता है कि वास्तव में ये गरीब हैं, दे आर पुअर। बस्तियों की बात करें तो अगर शहरों में जाएं तो आपको छोटी बस्तियां दिखती हैं जिसे हम स्लम कहते हैं, झुग्गी झोपड़ियां कहते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अमूमन आमतौर पर कौन लोग होते हैं? जो गरीब हैं, जो बेहतर आवास अफोर्ड नहीं कर सकते, वही वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो बात ये है कि निर्धन आखिर है कौन? तो प्राइमा फेसी, प्रथमतः देखते ही गरीब की पहचान आप कर सकते। ठीक है, कि ये व्यक्ति गरीब है, ये समझ में आ रहा है। अब जब भारत की बात करें या विश्व किसी देश की बात करें तो 2 तरह की गरीबी आपको स्पष्ट दिखेगी। एक शहरी गरीबी और एक ग्रामीण गरीबी। ये निर्धनता का स्वरूप गांवों में और निर्धनता का स्वरूप शहरों में। आप देखिए जरा गांव की कहानी। गांव में निर्धन वे हैं जो मूलतः मतलब कि सारे के सारे वही नहीं है, जो मूलतः मजदूरी करते हैं। ठीक है, अब कृषि कार्य सालों भर तो चलता नहीं ग्रामीण क्षेत्र में, तो जब कृषि कार्य उपलब्ध है तब वो कम गरीब हैं। और जैसे ही बुआई कटाई रोपाई खत्म हुआ कि अब कृषि क्षेत्र में रोजगार अवेलेबल नहीं है, या है भी तो न के बराबर है। तो इस स्थिति में वही व्यक्ति जो अब तक आपको रोजगार में लग रहा था, रोजगार से बाहर है, अर्थात वह पहले से ज्यादा गरीब है, निर्धन है। मतलब निर्धनता एक सापेक्षिक अवधारणा भी है। आगे चर्चा करेंगे हम कि निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी क्या है। लेकिन फिलहाल इतना जाने कि एक ही व्यक्ति जब धान की रोपाई हो रही थी तो कम गरीब था, अगर गरीब था भी, और जब धान की रोपाई पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई, तो वो अब बेरोजगार है, तो वो ज़्यादा गरीब है। इसका तात्पर्य है कि गरीबी का रोजगार के होने और न होने से गहरा संबंध है और प्रत्यक्ष संबंध है। हम देखेंगे आज की कक्षा में और इस सीरीज ऑफ लेक्चर में ये बातें आएंगी। ठीक है, अब गांव में अगर गरीब की बात करें तो ये गरीब लोग हैं। शहरों की बात देखें तो शहरों की निर्धनता के बारे में आम तौर पर ऐसा समझिए कि वैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं और उनको करने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उनकी माली हालत, उनकी आय काफ़ी कम होगी या होगी ही नहीं। वो अपने परिवार के आय अर्जित करने वाले मेंबर पे निर्भर होंगे। ये गरीब हैं निश्चित तौर पे। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग शहरों की अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग जो शहर में हैं, अगर वो नौकरी में भी हैं तो उनको जिस स्तर की सैलरी मिलनी चाहिए, वेतनमान, वो नहीं मिलता। मतलब कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। ये सब समस्या शहरों में देखने को मिलेगी। इसका प्रतिफल क्या होता है कि शहरों में भी गरीब दिखते हैं। अगर हम क्षेत्रवार एंड प्रदेशवार तरीके से इंगित करने की कोशिश करें तो शहरों में रहने वाले गरीब वे लोग हैं मूलतः जो झुग्गियों में रहते हैं, छोटे मोटे शैंटीज में रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि उनकी आमदनी कम है,
या रुक रुक के है, लगातार नहीं है पूरे वर्ष पूरे महीने, तो वे अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा घर, अच्छा आवास, अच्छा खाना पीना, अच्छा वाहन, अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ ताकि आप स्लाइड को अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। वैसे इस स्लाइड में हमने एक आधी लाइन लिखा है क्योंकि आपको स्लाइड चाहिए, अदरवाइज इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए किसी पीपीटी और किसी स्लाइड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? वैसे भी हम जब जनरल स्टडीज़ में इकोनॉमी या सोशल इशूज या सोशल जस्टिस से जुड़े हुए टॉपिक्स को पढ़ाते हैं तो हम कोई पीपीटी लेके नहीं आते, हम ब्लैंक बोर्ड पे लिखते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है? वहीं पे न मेरे पास कोई चीट होता है, न पुर्जा होता है, न कोई नोट्स होता है। हमने शुरू से ऐसे ही पढ़ा है। ठीक है? और छात्र इसको पसंद भी करते हैं। ठीक है? अलग अलग पसंद है, अलग अलग सोच है। हाँ, उद्देश्य ये रहता है कि हम जनरल स्टडीज़ का इकोनॉमी, सोशल जस्टिस एंड सोशल इश्यूज पढ़ाने आए हैं, तो छात्रों को प्रॉपर नॉलेज दें। कैसे इस नॉलेज को एग्जामिनेशन में यूज किया जाएगा, ये आर्ट सिखलाएं, पूर्ण तैयारी कराई जाए। जस्ट नहीं कि नोट्स दिया, स्लाइड दिया और नोट्स तैयार हो गया। आप में कई लोग हमसे पूछे कि सर ये पीडीएफ उपलब्ध करा देते, ये बताइए कि पीडीएफ लेके नोट्स इकट्ठा करके आप क्या कर लेंगे? अब किससे क्या पीडीएफ मांग रहे हैं? हमने तो किताब ही लेके डाल दिया मार्केट में, तो क्या वो किताब जो पढ़ रहा है सब का सब आईएएस हो जा रहा है? ऐसा नहीं है। आपको पता है कि उस किताब को बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो 2 4 5 पेज ले लेते हैं और उसको लाइन से पढ़ देते हैं, तो वो तो घर पे बैठ के आप भी पढ़ सकते हैं। अरे मुद्दा किसी किताब को पढ़ने का नहीं है, मुद्दा किसी किताब में जो चीजें लिखी गई हैं उसको समझने का है, और समझ के उसको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एग्जाम में इस्तेमाल करने का है। अब या तो समझ आप खुद विकसित करिए या कोई शिक्षक कराए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यूज कैसे होगा इस कंटेंट का, आप खुद विकसित करें या कोई एक्सपर्ट कराए? दूसरा कोई तरीका है? बोलिए। तो ये पीडीएफ तो है, हम तो इतना आराम से डिस्कस करते हैं, चीज़ों को बार बार करते हैं कि आप आराम से नोट्स तैयार कर सकते हैं। जरा सोचिए ना कि हमने पीडीएफ में 2 लाइन लिखा है, लेकिन क्या हमने 2 ही लाइन बोला है? हमने बहुत सारी चीज़ें बोली, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ आधारित है, एक कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, और कंसेप्ट की समझ किताब नहीं देता, कंसेप्ट देता है। समझ में आ गया? तो मेरा आमना सामना आपसे जो है कंटेंट पीडीएफ और पीपीटी देने के लिए नहीं है, आप में समझ विकसित करने के लिए। अगर आप 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के एनसीईआरटी में साथ रह गए तो इकोनॉमिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी, और आपको ये भी मूल मंत्र आ जाएगा, गुरु मंत्र, कि इसको सिविल सेवा की परीक्षा में यूज करने कैसे करना है। सिर्फ सिविल सेवा नहीं, भारत में आयोजित किसी भी एग्जाम में इसी नॉलेज पे, इसी अवधारणाओं पे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उसके उत्तर करने की स्थिति में होंगे। ठीक है? तो जरा रिकैप करते हैं कि गरीबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको म्यूजियम में देखने का ज़रूरत है। रोज़ हमको शहरों में और गांव में दोनों जगह पे गरीब लोग दिखते रहते हैं, और हम उनकी आराम से पहचान कर लेते हैं कि ये गरीब हैं। हम उनसे पूछते नहीं कि क्या गरीब हो तुम, गरीब हैं आप? कभी पूछते हैं? कभी नहीं पूछते, पहचान कर लेते हैं। ये एक आम प्रॉब्लम है। ठीक है? और गरीबी आज के डेट में पृथ्वी पर हर जगह है, कमोबेश हर जगह है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन गरीबी आज के डेट में हर जगह है। समाजवादी देश, सोशलिस्ट कंट्री ऑफिशियली कहा करते थे कि उनके यहाँ गरीबी नहीं है, खास करके पूर्व सोवियत संघ। लेकिन पूर्व सोवियत संघ में भी आज गरीबी है, तकरीबन 12% के ऊपर। 2021 में रसा का ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है कि वहाँ वर्तमान समय में 12.1% गरीबी है। मेरी गरीबी 22% है, जो 11-12 का आकलन है, 2011-12 का। और रसा में आज 12.1% गरीबी है, ये ऑफिशियल डाटा है। ठीक है? एनीवे, तो गरीबी ऐसी चीज नहीं है जिसको हमको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
कि निर्धनता है क्या। आपको आपको रोज दिखता है कि ये लोग निर्धन है, ठीक है। ये है फर्स्ट साइड का इसेंस एंड सार संक्षेप। अब जरा देखिए कि निर्धनता से संबद्ध मुद्दे, एग्जैक्ट यही टाइटल एनसीईआरटी का पुस्तक देता है, इसलिए हमने भी सोचा कि इसी टाइटल को आपको दिखाएं। इसमें जरा देखिए कि गरीबी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहली है भूमिहीनता। एक गांव की बात होगी। गांव में जिनके पास भूमि नहीं है या काफी कम भूमि है, वो निश्चित तौर पे गरीब होंगे। या तो वो भूमिहीन मजदूर हैं या बेसहारा टाइप से लोग हैं। मतलब कि भारत जिसकी आबादी का तकरीबन 70% लोग गांव में रहते हैं, तकरीबन 60% लोग भारत के अपनी आजीविका कृषि क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। सर्वाधिक गरीबी वहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भूमिहीन है। मतलब कि उनका पेशा एक तरह से खेती होना चाहिए क्योंकि गांव के बासिंदे हैं, लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, तो गरीब होंगे निश्चित तौर पे। ये प्रत्यक्ष संबंध है। सेकंड है बेरोजगारी। ये तो गांव की बात है। वे लोग जो बेरोजगार हैं, चाहे वो शहरों में हैं या भारत के गांवों में हैं, वो निर्धन हैं। मतलब कि निर्धनता का बेरोजगारी से पुनः प्रत्यक्ष संबंध है। तीसरा है परिवार का आकार। फैमिली का इनकम जितना भी हो, उसका इनकम फिक्स रहे, नियत रहे, और परिवार का आकार बढ़ता जाए तो निश्चित रूप से परिवार पहले से ज्यादा गरीब होता चला जाएगा, गरीब से गरीबतर होता चला जाएगा। किसी परिवार का इनकम है 50,000, के मीन्स 1000, उसमें 5 बंदे हैं, तो ऑन एन एवरेज 10,000 प्रति व्यक्ति पड़ रहा है। अब इसमें छठा आ गया, 5 में एडिशन हो गया 6, फिर एक जुड़ गया, फिर एक जुड़ गया, और इनकम वहीं का वहीं फिक्स रह गया। तो उस परिवार की स्थिति जब 5 लोग थे, उस परिवार की स्थिति जब आज 8 लोग हैं, तो ये पहले से अपेक्षाकृत ज़्यादा गरीब है। अगर 50,000 एक 5 मेंबर के परिवार के लिए गरीबी रेखा के नीचे है, तो अब तो 8 मेंबर हो गए हैं, तो इनकी गरीबी रेखा के नीचे और बदतर स्थिति हो गई होगी। समझ में आ गया? मतलब कि परिवार का आकार भी निर्धनता को डिसाइड करता है कि कौन सा परिवार, कौन सा व्यक्ति गरीब है, कम गरीब है, ज्यादा गरीब है या बहुत ज्यादा गरीब है। तीसरा है निरक्षरता। गांव का एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना। खेलोगे कूदे हुए तो होगे खराब। हम लोग जब बच्चे थे, गांव में एक कहावत सुना करते थे। समय बदल गया और आज खेल कूद के लोग बड़े बड़े स्टार बन गए, ठीक है। एनीवे, हमको यहाँ मतलब एक लाइन से था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। नवाब मतलब ऑफिसर, ठीक है, राजा, एसेंस है, ठीक है। तो यहाँ कहा यह जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन का काफी गहरा रिश्ता है गरीबी से। देखा यह गया है कि जितना चांस निरक्षर लोगों के निर्धन होने का है, उतना चांस एक साक्षर व्यक्ति के गरीब होने का नहीं है, निर्धन होने का नहीं है। क्यों? क्योंकि साक्षर लोग कुछ ना कुछ रोजगार पा लेते हैं और निरक्षर लोग रोजगार पाने में असमर्थ रहते हैं, या उनको मिलता भी है कोई रोजगार तो उनकी आमदनी उस रोजगार से बहुत अच्छी नहीं हो पाती। तो इससे भी जुड़ा हुआ है। तीसरा है खराब स्वास्थ्य और कुपोषण। ये मुद्दा जब 11th स्टैंडर्ड का किताब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें ज़्यादा बृहद तरीके से आएगा। ऐसा समझिए कि स्वास्थ्य का खराब होना एक लाइन में
भारत में गरीबी के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेवार कारण है। एक परिवार है जिसमें 3 व्यक्ति काम करता है, एक को कोई रोग हो गया। अब उसको उस रोग का इलाज करने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं है, तो क्या करेगा? जो बचा खुचा जमीन है वो बेचेगा या गिरवी रखेगा। कुछ लोग के पास जमीन सिर्फ घर के बराबर है, जिस पे घर है वो घर को गिरवी रख दिए। घर की औरतें अपने गहने क्या, अपने मंगलसूत्र तक गिरवी रख देती हैं अपने पति और अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए। संजोगवश अगर इलाज के बाद वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ तो सिर्फ उसके इलाज कराने के चक्कर में ये परिवार जो गरीब न था गरीब हो गया, गरीबी रेखा के नीचे आ गया। समझ में आ गया? जब इलाज सक्सेसफुली नहीं हो सका तो वह व्यक्ति अब धनोपार्जन नहीं कर पाएगा। ही वोंट बी एबल टू अर्न एनीथिंग फॉर द फैमिली। वो परिवार के लिए कुछ इनकम अर्जित नहीं कर पाएगा और अंततः क्या हुआ कि वह परिवार पर बोझ बन गया। इस सेंस में लिखा गया है खराब स्वास्थ्य, मतलब कि गरीब लोगों को और गरीब होने से बचाने के लिए उनको प्रॉपर स्वास्थ्य की देखभाल पहुंचानी चाहिए। आपने देखा होगा हाल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करके एक स्कीम लॉन्च किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम है आज तक के इतिहास का, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है परिवारों को। आप जरूर जानते हो काफ़ी सफल स्कीम हुई है, जहाँ से भी डाटा स्टेट से आया है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-22 एंड 2022-2023। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे बताता है। इसके साथ साथ कुपोषण क्या है कि अगर आपको पोषक तत्वों की बरोबर पूर्ति नहीं हो रही है तो आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे अगर आप कुछ कमाई करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते। इसका असर न सिर्फ आपके आमदनी पे पड़ता है, बल्कि इसका असर देश के सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय पर भी पड़ता है। समझ में बात आई? तो कुल मिला के ऐसा कहें कि पोषण की पूर्ति का न होना और लोगों के स्वास्थ्य का खराब होना भी एक निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण है। ये बेसिकली 2 पॉइंट है, बाल श्रम और असहायता। ठीक है, आप इसको अलग पॉइंट मानिए। असहायता, असहायता का सेंस है हेल्पलेसनेस। ये है बाल श्रम। आपने कभी सोचा कि चाइल्ड लेबर आखिर होते ही क्यों हैं? बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए वो काम कैसे कर रहे हैं? और एक उम्र तक के बच्चों को काम कराने के लिए पेरेंट्स से परमिशन लिख के इसको भारत में लीगलाइज कर दिया गया। ये कुछ मजबूरी है। जिस परिवार में बच्चे को स्कूल भेजना अफोर्ड करना संभव नहीं है, तो वहाँ परिवार बच्चे को काम पे लगा देता है ना? इससे क्या है, परिवार की आमदनी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अच्छे परिवार के बच्चे काम नहीं करते, वो पढ़ने जाते हैं। माने बाल श्रम पॉवर्टी का एक इंडिकेटर है। चाइल्ड लेबर इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। समझ में आ गया? अगर गरीब न होता वह परिवार तो बाल श्रम न होता। और सबसे अंतिम चीज है असहायता, हेल्पलेसनेस। ये क्या है? किसी परिवार की विधवा, बूढ़े, विकलांग ये हेल्पलेस स्थिति में है। अंधे लोग, किसी तरह की विकलांगता, ये कौन है? ये बेसिकली हेल्पलेस स्थिति में है। यहाँ तक कि ड्रग एडिक्ट, लावारिस लोग, शहर और गांव के लावारिस लोग, ये हेल्पलेस लोग हैं हमारे देश के या किसी देश के। क्योंकि ये हेल्पलेस हैं, इनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इनका नेक्स्ट परिणाम ये होगा कि ये निश्चित तौर पे गरीब होंगे। ठीक है? और
लावारिस लोग बहुत बड़े लोग हो जाते हैं, लेकिन आम तौर पर हिंदी फिल्मों में या इंग्लिश फिल्मों में, ठीक है, लावारिस तो एक फिल्म का भी नाम है, ठीक है, लेकिन वो तो ग्लैमराइज करके दिखाया है। लेकिन आम तौर पर लावारिस हर मायने में लावारिस होते हैं। गरीब तो होंगे निश्चित तौर पे, बहुत बिरले लावारिस हुए हैं कि गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून बन के आ गए, ठीक है। लेकिन किसी लावारिस को आप सड़क पे चलते हुए आईएएस बनते देखें, क्योंकि उसके लिए मेथोडिकल सिस्टमेटिक एजुकेशन चाहिए, स्कूल से कॉलेज तक, कॉलेज के बाद सिविल सेवा की तैयारी, तभी हो सकते हैं बिजनेसमैन बन सकते हैं, डॉन बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। लेकिन रह गई बात एक सजे सवारे कैरियर को प्राप्त करने का, तो इनके लिए मुश्किल है। अब जरा देखिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड के किताब को सिर्फ एनसीईआरटी के ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य है इस ज्ञान को सिविल सेवा के एग्जामिनेशन में इस्तेमाल करना। हमारा डिस्कशन इसी चीज को ध्यान में रख के किया जा रहा है। यह एक आर्मचेयर एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। आपको वही चीजें सुनाई जा रही हैं जो आपके आने वाले समय में या तो प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में या साक्षात्कार में कहीं ना कहीं काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आने वाला है। अगर आप इस डिस्कशन को आराम से सुन रहे हैं, तहे दिल से सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये पिक्चराइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मुद्दा हमने टाइटल स्पेशल इसलिए बनाया कि आप जानिए कि वे कौन से मुद्दे हैं जो निर्धनता से कनेक्टेड है, गांव से लेके शहर तक, और ये पूरे विश्व की के लिए सही है। मतलब कि ये इंडियन इकोनॉमी नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। दुनिया में हर जगह ये ऐसे ही काम करता है, भारत सहित, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम किन चीजों की चर्चा करेंगे कि निर्धनता की अवधारणा क्या है, पॉवर्टी एज ए कंसेप्ट, व्हाट दिस कंसेप्ट इज। इस कंसेप्ट को कैसे समझा जाए, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग मुद्दा है। आप पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक इसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सूचकों मीन्स इंडिकेटर। यह एक कॉम्प्लेक्स इशू है क्योंकि पॉवर्टी का कई डायमेंशन है। इसी कारण से एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी तैयार किया जाने लगा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और ऑक्सफोर्ड की मदद से, जिसका इस्तेमाल नीति आयोग ने भारत में भी 2021 से शुरू किया है, ठीक है। अब जरा देखिए कि निर्धनता अनेक पहलू हैं इसके, जिस कारण से सामाजिक वैज्ञानिक इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। किसी व्यक्ति का इनकम क्या है और उसका कंजम्पशन क्या है, ये सबसे पॉपुलर तरीका है पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक भी इसका इस्तेमाल करती है, ठीक है। लेकिन अब निर्धनता को कई अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। मतलब कि निरक्षरता के माध्यम से भी निर्धनता को परिभाषित करते हैं। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी अगर है, इसके माध्यम से हम डिफाइन करते हैं पॉवर्टी को। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, वो व्यक्ति निर्धन होगा। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी है, वह व्यक्ति निर्धन होगा। रोजगार के अवसरों की कमी, तो वह व्यक्ति निर्धन होगा। सामाजिक अपवर्जन जिसे एक्सक्लूजन कहते हैं, भारत का बेस्ट एग्जाम्पल है जाति व्यवस्था। कुछ लोग ऊंच कुछ लोग नीच, है ना। कुछ जाति के लोग समाज के उन सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं जिनसे एक्सक्लूडेड लोग वंचित रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? जाति व्यवस्था पे काफी चीज जानते हैं आप। असुरक्षा,
वल्नरेबिलिटी, वही हेल्पलेस लोग हैं, जैसे पिछड़ी जाति, विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग इत्यादि, जो सामाजिक और आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। ये देखिए, किसी व्यक्ति की सुरक्षा, सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी, अगर कोई व्यक्ति इनसिक्योर है तो वही वल्नरेबल है। आप बेसहारा हैं, आप विधवा हैं, कोई व्यक्ति विधवा है, कोई महिला विधवा है, कोई व्यक्ति वृद्ध है, कोई व्यक्ति विकलांग है, और भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, कोई महामारी आ गई, तो सबसे ज्यादा कुप्रभावित ये लोग होते हैं। इस सेंस में लिखा गया है वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा। अब जरा देखिए तो, जब भी पॉवर्टी की बात दुनिया में होती है तो चूंकि पॉवर्टी का एक आयाम नहीं है, पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, इसका चेहरा बहुआयामी है। तो अलग अलग एक्सपर्ट इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फार्मूला जो दुनिया में सर्वाधिक प्रचलित है वो है किसी व्यक्ति को निर्धन कहना उसके आय के स्तर के आधार पर, या किसी व्यक्ति को निर्धन कहना उसके उपभोग के स्तर के आधार पर। ये पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया है, इसे हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम निर्धनता के अलग अलग पहलुओं पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि इसे परिभाषित करने के सारे के सारे ही संकेतक हैं, सूचक हैं। ठीक है, ये सब सूचक हैं गरीबी को डिफाइन करने का। जब महात्मा गांधी ने कहा होगा कि भारत का हर व्यक्ति जब ह्यूमन सफरिंग, मानव व्यथा से मुक्त होगा, इसी सेंस में उनके द्वारा कहा गया था कि ये सब व्यथाएं, ये सब कमियां, ये सब लैकिंग जब भारत के किसी भी व्यक्ति में नहीं होगा तब हम मानेंगे कि भारत सही मायनों में आजाद हो गया है, स्वतंत्र। समझ में आ गया? काफी विजनरी कंसेप्ट था। ठीक है, कि ह्यूमन सफरिंग से मुक्त होना उनके लिए था स्वतंत्रता प्राप्ति का सही पर्याय और सही उपलब्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में कि निर्धनता रेखा क्या है ना? पॉवर्टी लाइन की बात आती है ना, गरीबी रेखा के ऊपर एबव पॉवर्टी लाइन एंड गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन। ये अमूमन चर्चा होती रहती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी लिखता है। ये प्रोग्राम बीपीएल के लिए है, ये प्रोग्राम एपीएल के लिए नहीं है। ये सुनते रहते हैं अब बातें, तो बात वहां आ गई कि गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा हमारे यहाँ कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। इस शहरों में और गांवों में किस व्यक्ति को कितने कैलोरी के भोजन की प्राप्ति हो रही है, मैंने सिमट के आ गया सिर्फ फूड पर, आहार पर, भोजन पर। और भारत सरकार द्वारा आज़ादी के बाद से इसको तय किया गया था कि गांव के क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर खाना की प्राप्ति हो रही है तो वह व्यक्ति निर्धन नहीं है। ठीक है, और जब खाना की बात आती है तो भारत एक बहुत विविध देश है हर मामले में, तो फूड भी इसका डाइवर्सिफाइड है ना। यहाँ तक कि कोई एक फूड जिसका कुछ नाम आप जानते हैं वो भी एक जैसा पूरे देश में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ इंडिया में लोग अमूमन सांभर खाते हैं, है ना, लेकिन सांभर कोई चीज नहीं है, एक लिक्विड खाना का नाम भर है। सांभर में कौन सा दाल डाला गया, कितना डाला गया, कौन सी सब्जी डाली गई, कितनी डाली गई, टमाटर डाला गया कि ना डाला गया, ये एक जगह से दूसरी जगह वैरी करता है। समझ में आ गया? दो परिवार का सांभर
कहने के लिए सांभर हो सकता है, लेकिन एक ही चीज़ उसमें होगा, एक ही कॉस्ट लगा हो उसको बनाने में, इस बात की गारंटी आप नहीं ले सकते। इसी तरह से नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दाल खाई जाती है, दाल साउथ इंडिया में खाई जाती है, लेकिन अमूमन वहाँ भी खाई जाती है, लेकिन अमूमन उसको डाल दिया जाता है सांभर में, जो लिक्विड डाइट है उनका, ठीक है। क्या दाल जो हमारे घरों में बनता है, हर घर में एक ही दाल बनता है, एक ही जैसा गाढ़ा या फीका बनता है, पतला बनता है? नहीं बनता ना। कोई दाल में छेंका लगाता है, कॉस्ट बढ़ गया। कोई नहीं लगाता, घट गया कॉस्ट। कोई ऊपर से देसी घी डाल के खाता है, कोई डाल के नहीं खाता है। इसका मतलब है कि दाल एक फूड की श्रेणी है, कैटेगरी है। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को आहार की कितनी कैलोरी की पूर्ति हो रही है, इस आधार पर हम भारतवर्ष में पॉवर्टी की परिभाषा करते हैं। अब हर गांव में एक ही फूड का एक ही प्राइस नहीं होगा। हर राज्य में अलग अलग फूड खाए जाते हैं, अलग अलग प्राइस है, क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्स अलग अलग है हर राज्य का। मंडियों के रेट अलग हैं, लोकल मार्केट के रेट अलग है। इस कारण से क्या किया गया है कि देश के गांव और शहरों में इतनी कैलोरी फूड की मात्रा को खाने में कितना पैसा एक व्यक्ति को प्रति माह लगता होगा, इसका एक अनुमान निकाला गया। और गरीबी रेखा 2011-12 जो भारत का ऑफिशियल डाटा है, अगर उसको देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसे रखा गया है 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, और शहरों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। विशेष चर्चा इस गरीबी रेखा के मौद्रिक अनुमान पर हम आने वाले कक्षाओं में करेंगे, 10th में, 11th में, ठीक है। क्योंकि वहाँ तक बात थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुँच जाएगी, और पूर्ण रूप से एडवांस लेवल पहुँचेगा जब हम आपको जीएस इकोनॉमी सामान्य अध्ययन के कोर्स में पढ़ाएंगे। वो सारी बात यहाँ पढ़ाएंगे, तो ये क्लास एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड पे नहीं रह जाए, ठीक है। तो आज के डेट में ये हमारा गरीबी रेखा का लाइन है। अगर वर्ल्ड बैंक को देखें तो वर्ल्ड बैंक का तरीका है कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिदिन कंजम्पशन लेवल और कमाई 1.9 अमेरिकी डॉलर से कम है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। ये 2011 का परचेजिंग पावर पेरिटी पे टिका हुआ अनुमान है, ठीक है। अब आप परचेजिंग पावर पेरिटी यहाँ न पूछिएगा, आगे पढ़ेंगे। आप दिमाग में यही रखिए कि वर्ल्ड बैंक आज भी ये मानता है, न सिर्फ 2011 में, कि कौन लोग हैं विश्व स्तर पे जिनको हम पुअर माने, निर्धन माने। तो वैसे लोग जिनका पर डे इनकम 1.9 अमेरिकी डॉलर से नीचे है, ठीक है। ये है विश्व बैंक का अनुमान, उनका कंसेप्ट, उनकी अवधारणा निर्धनता को परिभाषित करने का। क्लियर? ये भारत का थोड़ा सा आपको जानकारी मिला यहाँ पे कि हाउ डज इंडिया डिफाइन पॉवर्टी और पॉवर्टी की स्थिति क्या है। ये कुछ आंकड़े हैं जो हमने एनसीईआरटी से उठाए हैं। इसको हम पढ़ के क्या सुनाएं, अब जस्ट आपके सूचना के लिए हम दे दिए हैं कि भारत में निर्धनता की स्थिति क्या रही है। तो यह घटा है लगातार 1993-94 से 11-12 का जो सफ़र है, उसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अनुमान जो गरीबी का है वह 45% से घटकर 22% पर आ गया है। इसमें ग्रामीण पॉवर्टी कितनी है और शहरी पॉवर्टी कितनी है वो दिया हुआ है, और उनकी संख्या कितनी है, गरीबों की संख्या, ये भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1993-94 में कुल 40.4 करोड़ गरीब थे, जो
11-12 में घटकर 27 करोड़ रह गए। देखें, अब 15 अगस्त के अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कुछ उक्ति कही थी कि कितने लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं और किस प्रकार वो मिडिल क्लास के मेंबर हो गए हैं। आप उसको पढ़िए। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि आप करंट इकोनॉमिक न्यूज को एनसीईआरटी से को रिलेट कर सकें, क्योंकि आमतौर पे छात्र ये पूछते हैं कि सर हम अखबार कैसे पढ़े इकोनॉमी के लिए। तो एक लाइन में इसका आंसर ये है कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको इकोनॉमी का सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में जनरल स्टडीज के लिए पढ़ना क्या सब है, उसकी समझ नहीं आएगी, तब तक अखबार आपके लिए पढ़ना संभव नहीं है, असंभव है। कोशिश न करें। आप हमको सुनते रहें, धीरे धीरे आपको अखबार भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। चिंता न करें, ठीक है। अखबार पढ़ने का कोई अलग से फार्मूला नहीं होता। अरे आपको मॉनेटरी पॉलिसी पता नहीं है और आरबीआई ने नया मॉनेटरी पॉलिसी बना दिया, उस पर कल आ गया एक लेख, आप वो पढ़ने के समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या समझने की कोशिश करें, बेकार टाइम जाया कर रहे हैं आप। अरे पहले मॉनेटरी पॉलिसी समझिए, आरबीआई के फंक्शन तो समझिए, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती कैसे ये तो समझिए, फिर तो न्यूज़ समझ में आएगा। बात समझ में आ गया। बिना डॉक्टरी पढ़े हुए आप टेस्ट रिजल्ट आया है पेशेंट का, उसका डायग्नोसिस कैसे समझ लेंगे? ये संभव है? ये बेमानी है, ये फजूल है। समझ में आ रहा है? अब लौट के यहाँ पे आइए कि ये 4 वर्ष का आंकड़ा दिया हुआ है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से गरीबी भारत में बढ़ी है घटी है। एक रेयर डाटा यहाँ है जिसको जरूर नजर डालिएगा कि अगर हम 93-94 को 4-5 से कंपेयर करें तो इस 11 साल में आप देखेंगे कि गरीबी 50% से घटकर 42% हो गई। एग्रीगेट लोगों की संख्या उल्टा बढ़ गया। ये देखिए 0.3 करोड़ बढ़ गया 11 साल में। और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दिखाई दिया। गांव में गरीबी घट गई और शहरों में गरीबी की संख्या बढ़ गई। प्रतिशत घट गया लेकिन संख्या बढ़ गई। इसको जरूर कंपेयर करिए और सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है। ये इस अध्याय के अंत में एक प्रश्न भी दिया हुआ है अंदर में ही कि इसको सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये आंकड़ा है, मतलब कि भारत की गरीबी अभी 22% के आसपास है, जो 93-94 में 45% थी, आधे से भी कम हो गई। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि असुरक्षित समूहों में निर्धनता, इनकी क्या स्थिति है। तो लेटेस्ट जो ऑफिशियल डाटा है 2011-12 का, जो वल्नरेबल लोग हैं, जो असुरक्षित लोग हैं, विश्व बैंक के 2016 के आंकड़ा बताता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो आंकड़ा हम शेयर कर रहे हैं। अनुसूचित जाति है 43%, अनुसूचित जनजाति 29%, जो कैजुअल वर्कर हैं, लेबरर्स हैं, शहर में और गांव में दोनों में 34%। ये सेम है। और निर्धनता अनुपात आपको पता है एग्रीगेट कितना है, 22%। हाल के कुछ अध्ययनों के अनुसार 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर बाकी तीनों अन्य असुरक्षित समूहों की निर्धनता में कमी आई है, माने एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। बाद बाकी जो हैं इनकी प्रतिशतता में कमी आई है, जो कुछ अदर किस्म के स्टडीज हैं जिनको एनसीईआरटी उद्धृत नहीं करता कि यह किस स्टडीज की बात कर रहा है। ये कुछ सर्वेक्षण हो सकते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर का कोई सर्वे हो सकता है, ईटीसी ईटीसी। अब निर्धनता यहीं तक सीमित नहीं है। निर्धनता का डिफरेंशिएशन भी है, विभेद भी है। मतलब कि निर्धनता एक कंसेप्ट है, इसे आप परिभाषित कर सकते हैं गरीबी रेखा के माध्यम से, किलो कैलोरी कंजम्पशन के माध्यम से, शहरों में गांव में। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है।
निर्धनता विभेद में देखेंगे कि परिवारों में के अंदर भी अंतर है। दो परिवार में अलग अलग अंतर है और एक परिवार के अंदर में भी गरीबी अलग अलग है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से परिवारों के अंदर एंड परिवारों के बीच, समूहों के बीच, राज्यों के बीच और राज्यों के अंतर, जिसे इंट्रा एंड इंटर स्टेट कहते हैं। इंटर फैमिली एंड इंट्रा फैमिली, दो परिवार, एक ज्यादा गरीब एक कम गरीब हो सकता है, और एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति ज्यादा गरीब एक व्यक्ति कम गरीब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार में एक वृद्ध मेंबर है और एक कमाऊ व्यक्ति है या 3-4 कमाऊ व्यक्ति, तो आप क्या देखेंगे कि वृद्ध व्यक्ति की देखभाल पर परिवार के मेंबर का ध्यान थोड़ा सा घट जाता है। अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो घर के बुजुर्ग कहते हैं कि अरे छोड़ो, हमारा क्या इलाज करना है, कुछ दे दो दवा, ऐसा ही ठीक हो जाएगा। आपने देखा है ऐसा? आपने देखा है आस पड़ोस में या अपने परिवार में कि आपके बाबा जनरली कहते हैं अरे सर दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा, सर्दी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर उनके पोते को सर्दी हो गया है, पोती को सर्दी हो गई है, तो बोलते हैं कि इसको डॉक्टर से कंसल्ट करा लो। ये क्या समझ में आ रहा है? और आप मान भी गए, उनको डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करें तो वो ज़्यादा असहाय हुए ना, वो ज़्यादा असुरक्षित है ना। ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि दो अलग अलग परिवार में निर्धनता अलग अलग है। एक परिवार के अंदर अलग अलग मेंबर अलग अलग निर्धन है। एक घर में एक भाई है, एक बहन है, पूरे भारत में आप देखेंगे जनरल ट्रेंड है। ये तो थोड़ा सा बदल रहा है। बच्चे को भर गिलास दूध दिया गया लड़के को, और बेटी को या तो दूध दिया ही नहीं गया, आधा गिलास दिया गया, या भाई छोड़ दिया तो जूठा। ये क्या है? एक घर में एक माता पिता के दो संतान, एक बेटा एक बेटी, बेटा की तुलना में बेटी क्या गरीब नहीं हुई? समझ में आ रहा है? ये है विभेद। इसी तरह से एक राज्य दूसरे राज्य से कम गरीब ज्यादा गरीब हो सकता है। एक ही राज्य के अंदर एक एरिया रिच हो सकता है, एक एरिया गरीब हो सकता है। इन चीजों पर भी आपको नजर रखनी है। ठीक है? नेक्स्ट में विविध है। अब जरा देखिए कि विविध एक पेज हम ऐसे ही तैयार करते हैं, कुछ अगर मन कर गया तो हम कुछ पढ़ाते हैं, चूंकि ये सेशन लाइव है नहीं, ताकि आप सवाल पूछें और हम उसका उत्तर दें। लेकिन फिर भी आपको हम पूरा मौका देते हैं कि आप इस क्लास को वॉच करें और दिल में जो सवाल आए उसको वहाँ लिख डालिए कमेंट में। आप मार्क किए होंगे कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, और चूंकि कई क्वेरी एक जैसे हो सकते हैं तो सबका एक ही रिप्लाई करने में हम असमर्थ हैं। इसलिए आपको एक सलाह देंगे कि जो भी कोई प्रश्न हमसे पूछा उसका जो उत्तर हम देते हैं, आप सब आदमी खोल के पढ़ लीजिए। नहीं तो हमको एक ही उत्तर कई बार लिखना हो। जैसे पीडीएफ दे दीजिए, या आप ही रमेश सर हैं जो किताब लिखे हैं, जो मेरे टेबल पे किताब है। ये सब बातें रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता, टाइम जाया होता है। समझ आ रहा है? लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपके सारे क्वेरीज का, सारे डाउट का हम रिप्लाई करें। ठीक है? जस्ट हम क्या पढ़े आज के क्लास में, सिर्फ इतना पढ़े, गरीबी वर्ड यूज करें, निर्धनता यूज करें तो दिमाग में क्या पिक्चर आता है, शहर के कौन गरीब है, गांव के कौन गरीब है। इसके बाद मुद्दा यह उठता है कि भारत में गरीबी का आकलन कैसे होता है, पॉवर्टी लाइन क्या है, हमने दिखाया आपको। और अभी गरीबी की स्थिति क्या है, गरीबी के संबंध किन किन चीजों से है, इनके कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है? और गरीबी का जो एक बृहद स्वरूप है, जिसे हम लोग मानवीय गरीबी कहते हैं, ह्यूमन पॉवर्टी, उसके बारे में गांधी का क्या विचार था। गरीबी को दर्शाने का अलग अलग इंडिकेटर है, वो क्या है हमने आपको बताया। इतना काफी है। अगला हम देखेंगे लेसन 6 में, जो आपको प्राप्त होगा इसी सप्ताह के बृहस्पतिवार को, वीरवार को, थर्सडे को, शाम को 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। कीप वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी। हम अपने मुखर्जी नगर के हिंदी माध्यम ऑफलाइन टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि आप पुनः हमसे जुड़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।